आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो संघर्ष की कहानी में। अमित सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने सफलतापूर्वक यहाँ सरकारी नौकरी में बतौर सरकारी शिक्षक 10 महीने पूरे कर लिया आपने। धन्यवाद सर। इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हुए हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या चेंजेस दिख रहे हैं? शुरुआत से मेरी आदत रही है जितना अपने हाथ में है ना उसी में मैनेज करके चलें, कभी हाथ ना फैलाने पड़े कहीं पर। नौबत आई है तो इक्का दुक्का छोटे मोटे काम कर लिए हैं कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पता है घर वाले कैसे ना कैसे करके दे तो देंगे, पर वो बात नहीं रहती जब अंदर ही अंदर वो दुखता है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुआ तो कहीं ना कहीं अब बस यही है, जितना कमा रहे हैं उसका 70-80% तो पूरा घर ही जा रहा है। ये अच्छी बात है, आपने मतलब घर वालों ने जब आपको सपोर्ट किया और जब उनको ज़रूरत है और आपके पास है, आप वो कर सकते हैं, तो फिर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है सर, मांगा नहीं है किसी ने, पर ये एक जिम्मेदारी लोगों को खुद समझनी चाहिए कि तुम कामयाब हुए तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। दुनिया होती है इस देश में 10 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल से एज अ बेस समझ के और आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर्सनैलिटी इंप्रूव होती रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर स्कूलिंग तो गांव के स्कूल में हुई थी, गांव का सरकारी स्कूल रहता है, तो 6वीं तक वहाँ रही है। उसके बाद ताऊजी के साथ उन्हें लगा कि पढ़ाई में ठीक है बच्चा, सोचा अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं एक लड़का और पढ़ा लेते हैं, शायद इसका कुछ भविष्य बन जाए। केवी में रहते आप? केवी में पढ़ाई करी है। आरआई की सोच कैसे आई आपके मन में कि मतलब आरआई में जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ तो प्रोफेशनल कोर्सेज ही होते हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड एमएड, तो वो कैसे डिसाइड हुआ? जबकि आप, मुझे पता है कि आपका पहला प्यार तो डिफेंस में ऑफिसर बनना ही था, उसमें बाद में आएंगे, पहले ये बताइए आप वो कैसे दिमाग में आया आपके कि अब हमें एनसीईआरटी में जाना चाहिए, आरआई में जाना चाहिए? मिशन में कुछ लोग थे जिनके बच्चे आरआई में पढ़ रहे थे, तो बताते गवर्नमेंट कॉलेज है रीजन में, 4-5 स्टेट के लिए एक ही कॉलेज है, कुछ तो बात होगी जब इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। जी। करा अप्लाई, इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि मेन मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। अच्छा। 79% थे उस टाइम पे, तो कम ही होते हैं बहुत 12th, तो वेटिंग लिस्ट में नाम आया था, मेन में तो नहीं आया था। तो मतलब मुझे हर जगह चीज़ें तो मिली, बहुत रुक रुक के मिली है, बहुत दुखी कर करके मिली है। तो उस चीज़ की जो वैल्यू है ना, जो लोग खो देते हैं, वो चीज़ मैंने कभी खोई नहीं। वहाँ जाने से पहले पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था मेरा, पर वहाँ जाके कुछ शिक्षकों से, कुछ प्रोफेसर से जान पहचान हुई। उनकी चीज़ों को, खुद को कैरी करने का तरीका, किस तरीके से वो अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को लेके चलते हैं, बीच रोड पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना। खासकर फिजिक्स के प्रोफेसर थे हमारे लोकेंद्र चौहान सर। उनका अमिताभ बच्चन जैसा पढ़ाने का स्टाइल रहता था, और क्वेश्चंस को जैसे क्लास में टॉपिक्स में डिस्कस करते थे, तो पहले तो बिल्कुल प्योर हिंदी में एक्सप्लेन करते थे, फिर प्योर इंग्लिश में एक्सप्लेन करते थे। तो कहीं ना कहीं लगा कि टीचिंग प्रोफेशन सही में बहुत सही चीज़ है, सही जगह पहुँच गया हूँ मैं। चलिए अब आप वहाँ पहुँच गए, फिर आपके दिमाग में ये डिफेंस ऑफिसर का जुनून जो है कैसे बना रहा? सर डिफेंस ऑफिसर का जुनून देखा जाए तो शायद सोच कभी मेरी थी नहीं, सोच हमारी नहीं होती। हम जिस माहौल में रहते हैं ना, सोच वो माहौल डिसाइड करता है कि आप क्या करें। बिल्कुल सही। आजू बाजू में देखा कि किसी का बच्चा डिफेंस में सेलेक्ट होता है तो वे लोग पार्टी देते हैं, सब बाकायदा पिकनिक प्लान करते हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी इसको। मतलब सिविल सर्विसेज में IAS IPS के इक्विवेलेंट पे लेवल और अर्निंग उनसे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी ज़्यादा। रिस्पेक्ट क्योंकि अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग के वो देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए आगे रहते हैं। किस टाइप के आपने एग्जाम दिए थे? सर एग्ज़ाम अगर आप डिफेंस की ही बात करें, हाँ डिफेंस डिफेंस में सर NDA वगैरह में ट्राई किए थे, 2 या 3 अटेम्प्ट दिए थे। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मैथ्स का पोर्शन ले ही जाता था हर बार। जनरल पेपर में तो अच्छा स्कोर हो जाता था, पर मैथ्स के पोर्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाया था मैं कभी। तो मलाल मन में रहा था कि जाना तो था, एक मौका हाथ से निकल गया। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, परसेंटेज नहीं थे तो वहाँ भी काम नहीं बनता था। उस टाइम पे दुनिया से तबाह हो गई एक समय के लिए, किसी से बात नहीं करता था मैं, बाहर घूमने भी नहीं जाता था। फिर सोचा कि बुक से तो पेपर नहीं निकलेगा। कॉलेज में वाईफाई की सुविधा आ गई। हाँ कॉलेज में उस समय पे आ गई। वाईफाई जस्ट लगा ही था, सोचा कि अब इसको यूज़ करते हैं। फिर मैंने ट्यूशन्स वगैरह में पढ़ाता था, पैसे जोड़ के मैंने खरीदी एक टैबलेट, माइक्रोमैक्स की टैबलेट ली थी। कुछ सर ने भी, कुछ सीनियर सर ने, उन्होंने भी फाइनेंशियली हेल्प की थी, वो इसने बड़ी हेल्प करी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, तो अगली बार जब CDS का पेपर आया, FCAT का पेपर आया, तो मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हुए। अच्छा, आपने SSB भी शायद मल्टीपल टाइम्स दिए, कितना टोटल मिला के 17 SSB। 17 SSB, बहुत बड़ी बात होती है सर ये। आप फाइनल राउंड तक भी कई बार पहुंचे होंगे? हाँ सर, फाइनल राउंड कितनी बार कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया आपने? सर
2 या 3 बार को छोड़ के सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड किए मैंने। अच्छा, सभी सभी। गजब यार आप तो। अच्छा, ऐसा कभी आप ऐसा भी आया होगा ना कि मैंने सुना है ऐसा कि कभी कभी जो क्या होता है, पूरा बोर्ड जो होता है एसएसबी बैठा होता है वो पूरा बैच को वॉश आउट कर देता है। पूरा बैच वॉश आउट हुआ है मेरा। टीम ने हमारी ये भी बताया कि आप फाइनल सेलेक्ट ना होने की वजह आपकी मेरिट आउट रहे और उसके बाद एज निकल गई। एज तो अभी भी है। हाँ मतलब है। टेरिटोरियल आर्मी में ट्राई किया जा सकता है अप टू द एज ऑफ 42 ईयर्स टिल यू आर गेनफुली एम्प्लॉयड। ऐसा आप लगातार रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर रहे थे, एसएसबी दे रहे थे, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, फाइनल मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जॉब नहीं मिल पा रही थी एक सेंस में कहें तो। उस समय पे आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे होंगे, संघर्ष का विषय है, बहुत डिप्रेशन में भी आता हुआ कभी कभी। बहुत। तो उस समय पे आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे? एक बार मतलब सिलेक्शन वो दिया हमने, फिर से सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके दौरान दूसरी बार फिर से उठ खड़े होना, उसमें क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी या कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? मोटिवेटिंग फैक्टर एक नहीं होते सर, बहुत होते हैं। उस टाइम पे इंसान है ना अंदर से टूट जाता है। बिल्कुल। कुछ अच्छा नहीं लगता, कहाँ पढ़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता चीज़ों से। कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब ही नहीं है, नो इंटरेस्ट, ध्यान हट जाता है। चीज़ें जो आपकी इंटरेस्टिंग है, जो जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होता है, धीरे धीरे वो सब छूटता जाता है। डिप्रेशन से दोबारा उठ पाना आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। लोग बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, इतना आसान नहीं है। मुझे इतना समझ में आया कि सिलेक्शन पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, मोटिवेशन कोई फैक्टर नहीं है सर, वो है रूटीन। रूटीन वो भी डेली। अगर तुमने रूटीन फिक्स कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारा रूटीन खराब हो ना, तो मतलब तुमको ये चीज़ फील होनी चाहिए कि तुम्हारा रूटीन खराब हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इमोशंस को परे रखना पड़ता है, आसान नहीं है। उस उम्र में जहाँ पे लोग जॉब सेटल हो गए थे, मेरे साथ के बच्चे अच्छी जॉब्स में, इंजीनियरिंग करके अच्छी कंपनीज़ में, उनका पैकेज भी बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे थे, घर खरीद रहे थे, गाड़ियाँ खरीद रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ। हाँ बताओ, बहुत ये जो है फैक्टर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जीवन मेरे लिए बना ही नहीं है। इतना स्ट्रगल, मतलब इतना क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आता है। तो क्या मतलब फिर आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? किसने मतलब आपको इस समय में किसने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया, किसने हेल्प किया? पेरेंट्स तो साथ थे पीछे, वो बोलते थे कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं मैंने उनको भी अकेले में जाके रोते देखा है। हाँ नहीं, वो तो दुख तो होता है, दुख तो देता है, फिर वो छुपा लेते हैं आंसू। तो ऐसा लगता है कि अब हम भी टूट जाएंगे, ये तो हमें ये सोच रहे कि ये बच्चा कामयाब होगा तो हमारी स्थिति सुधरेगी, अब हमें हिम्मत हार जाए। तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा भी लगता था कि सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। सोचते हैं कि क्या करेंगे इस जीवन का जब कुछ कर ही नहीं पा रहे, कर लेते हैं, निकल जाते हैं यहाँ से पीछा छुटा के। फिर जब उन्हें देखते हैं कि भाई पूरी ज़िंदगी निकाल दी कि ये बच्चा कुछ करेगा, मतलब इतने मूर्ख तो नहीं थे कि 40-45 हज़ार की नौकरी ना मिले। बिल्कुल सही बात। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक में बहुत पढ़ा है, तो स्किल तो थी हमेशा से, बट एक चीज़ वो दिखती थी ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो इतनी आसान है नहीं प्राइवेट में। हाँ, तो डीएनएच एग्जाम के बारे में जानकारी कहाँ से हुई आपको? कुछ स्टडी के चैनल रहते थे, मतलब जो टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बताते, एसएससी के, बैंकिंग के, जितनी वैकेंसी आती है सब बताते हैं। ऐसे 3-4 सब्सक्राइब कर रखे थे, किसी ना किसी को मतलब आप जो है पीछे पड़े हुए थे, जॉब लेनी है, आपको जॉब लेना ही है किसी भी तरीके से, चाहे कहीं भी हो। सोचा था काला पानी में भी जॉब मिलेगी तो भी ले लेंगे। वो एक समय आ जाता है सर जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है और लगता है कि तो सर एक वैकेंसी आती थी ना सैनिक स्कूल की, उस तक को भरता था मैं। वहाँ पे 300-400 कैंडिडेट आ रहे हैं, कभी 200 आ रहे हैं। चलिए जो भी है, लेकिन अब अंततः आप डीएनएच में एज ए टीजीटी मैथमेटिक्स हैं, तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद सर। फिर से एक बार जो हमारी टीम है उसने बताया है, आप जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है टीचिंग स्किल्स में। आप मतलब टीचिंग में देखें तो कुछ ना कुछ नया सोचते ही रहते हैं, हमेशा चलते फिरते रुकते कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। तो ये मतलब आप कितना डेडिकेशन कैसे आया? सर डेडिकेशन नहीं बोलेंगे इसे, ये चीज़ें यूट्यूब पे हम देखते हैं ना, जैसे कि प्रोफेसर वॉल्टर लिविन हुए, उन्होंने एक व्हील को रोटेट किया, फिर वही चीज़ें ना नितिन विजय सर ने भी करा के दिखाई। तो क्या ना, एक कोई आइडिया होता है वो वहाँ से पास ऑन होता जाता है। आइडिया स्किल हर टीचर तो जनरेट नहीं कर पाएगा, पर एज ए टीचर अगर हम अपनी स्किल्स को एनहांस नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को पकड़ के नहीं रख सकते, सब्जेक्ट में उससे कनेक्टेड नहीं रख सकते। उसे फील कराना होगा ना कि जो चीज़ें वो कर रहा है ना वो डेली लाइफ में बहुत ही छोटी सी और तुच्छ सी चीज़ें हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। बस उसको कॉपी पे उतार के लिख देना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें वो कर ही नहीं रहे। वही आप चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लाना है। भले उसे वो मैथ नहीं समझ में आ रही है, पर उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। अभी कल ही की बात है, एक्सपोनेंट्स वाला एक क्वेश्चन कराया था। मेरी क्लास में एक बच्चा है, बहुत मस्ती वाला है, उसने उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अच्छा। और मतलब 2 ही लाइन में। तो मैंने पूछा तुमने क्या किया, उसने एक्सप्लेन बहुत सही किया, बट समस्या ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ऑन पेपर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके आपको चीज़ें देता है, वो तो है। अब उसके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो तो समय के रहते, समय की सिचुएशन के हिसाब से आगे दिख ही जाएगा। उस बच्चे में वो टैलेंट मुझे दिखा कि वो कल को कैट वाले पेपर के क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर जाए। ये एक नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं सर। यही सर हमारे टीचर्स का हमारा सबसे बड़ा रोल है कि बच्चे में क्या पोटेंशियल है वो निकाल के बाहर लाना।
क्यों और कोई थोड़ी पहचान पाएगा, हम ही तो स्किल्स को पहचानेंगे और बाहर निकालेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे। ये सब चीज़ किसका, टीचर का ही तो काम है, मेन रोल एक्चुअली टीचर। अच्छा, आपको बनाने खाने का भी बहुत शौक है, सुना है मैंने। दोस्तों को आप बहुत ज़्यादा इनवाइट करते रहते हैं अपने, कुछ ना कुछ नई डिश बनाते रहते सर हैं। लोगों के शौक होते हैं, कुछ के घूमने के होते हैं, कुछ के बना के खाने के होते हैं, तो मेरा ये शौक है। तो मतलब आप मास्टर शेफ हैं, मास्टर शेफ नहीं, सब चीज़ें देख देख के बस सीख जाते हैं। कुछ। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा बनाते हैं? बहुत चीज़ें बन जाती हैं, डोसा बना लेता हूँ, पराठे बना लेता हूँ, और पिज़्ज़ा भी बना लेता हूँ, समोसे बना लेता हूँ, भटूरे भी बना लेता हूँ, छोले भटूरे। सर मतलब कंप्लीट पैकेज है आप। तो वही है ना सर, गुड टीचर, जो आप गुड बोल रहे हैं ना, मास्टर शेफ। डिप्रेशन वाली सिचुएशन है, तो उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। चलते चलते आप जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष के समय में हैं, तैयारी कर रहे हैं और वो संघर्ष झेल रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर कहने को तो बहुत कुछ है। उनके लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे या राय देना चाहेंगे? मैसेज सर यही है कि जो आपने एक फील्ड या एक जॉब अपने लिए चूज़ की है कि मुझे यही लेनी है, थोड़ा इसके बाहर भी आओ। बिल्कुल। क्या है ना, लक और गॉड की विल के अगेंस्ट कुछ होता नहीं है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं हो या आपको मिलनी ही नहीं है। मैंने सोचा था मैं कहीं और जाऊँगा, पहुँचा मैं यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, कहीं ना कहीं वो पैशन पीछे था तभी यहाँ पे पहुँच पाए। हाँ वो तो है। कई लोग पता है क्या ना, सैलरी देखते हैं, सैलरी स्लिप देखते हैं, अच्छा इतनी सैलरी, इतना इंक्रीमेंट, यही तैयारी करते हैं, सैलरी स्लिप का प्रिंट लेके लगा दिया आगे। उसे देख देख के खुश होते हैं, मैं लगूंगा तो इतना वो कमाऊंगा, चीज़- इतना कमाऊंगा, इतना होगा। बात यह है उसको पाने के लिए आप कितना श्रम कर रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, वो चीज़ लोग देखना ही नहीं चाहते। रूटीन देखेंगे। अभी भी मेरे कुछ जान पहचान वाले मेरे से पूछते हैं कि आप कितने घंटा पढ़ें तो जॉब लग जाए। एक मेरे से पूछता है कि अगर मैं डेली 2 घंटा पढ़ूँ तो क्या मेरा सीटेट निकल जाएगा? मैंने सीटेट तो तेरा ना पढ़े भी निकल जाएगा, पर पढ़े उस लेवल का ना। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हैं? हाँ, तो जो डिप्रेसिंग सिचुएशन है उससे उलझने का या फिर मतलब कामयाबी पाने की 2 ही चीज़ें हैं कि आपको मल्टीपल डायमेंशंस के मतलब अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते रहना पड़ेगा। जहाँ एग्जाम आ रहा है, ये नहीं कि एग्जाम आ रहा है तो तैयारी करें, एग्जाम कंटिन्यूएशन में चलती ही रहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है जॉब पाने के बाद रुक जाना है, आगे बढ़ते रहो। क्या पता जिस गोल के लिए आप चल रहे थे, अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो वो शायद बाद में अचीव हो जाए। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गॉड सबसे अच्छा राइटर है। और सोशल मीडिया जो है ये आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करती है, कहीं ना कहीं इसका इंटरेक्शन जितना कम होना उतना अच्छा है। इंस्टाग्राम तो मैंने यहीं आके खोला है, अच्छा। और आज भी कई सारी चीज़ें नहीं आती। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना भी यहीं आके सीखा है। अरे बहुत बड़ी बात बोल दी सर आपने। नहीं तो रियलिटी यही है, कई सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, यहीं आके मिली है। तो लोगों को लगता है बंदा झूठ बोल रहा है। नहीं, झूठ की बात नहीं है, जब हमारा इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा तो हम नहीं जानते। मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा मज़ा आया इंटरेक्शन में, और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी से जो दर्शक या जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो ज़रूर मोटिवेट होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय आपने निकाला।